अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेम टेक्निक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेम टेक्निक क्या है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके सैम्पल प्रिपरेशन का मेथड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो टेम टेक्निक बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एक टाइप है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इस टेक्निक में सेम टेक्निक की तरह इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है एज़ कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम की जगह लाइट यूज़ की जाती है फॉर ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन। टेम टेक्निक में चूँकि हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ लो होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट, जिसकी वजह से लो वेवलेंथ होने की वजह से इसमें जो इमेज आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट की, उसकी हायर रेजोल्यूशन ऑब्टेन होती है। मीन्स टू से टेम टेक्निक या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम हाई रेजोल्यूशन अचीव करना चाहते हैं, उसको मार्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, अगर हम हाई रेजोल्यूशन अचीव करना चाहते हैं तो हम टेम टेक्निक को प्रेफर करेंगे। ऑब्जेक्ट की मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने के लिए भी हम टेम टेक्निक को यूज़ करते हैं। टेम टेक्निक में सैंपल रखने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले सैंपल को प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया जाता है, जिसको सैंपल प्रिपरेशन कहते हैं। सैंपल प्रिपरेशन करने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सैंपल होता है उसको टेम मशीन में रखने से पहले उसको स्मॉल या थिन स्लाइसों में तकसीम किया जाता है। उसकी बहुत ही थिन स्लाइसेस बनाई जाती हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोटोम, ये एक डिवाइस होती है जो कि आपके सैंपल को थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट करती है, जिनका थिकनेस 100 नैनोमीटर तक की रह जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू सेक्शनिंग। टिश्यू सेक्शनिंग में क्या होता है कि आपका जो भी सैंपल है उसको थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उनमें से इलेक्ट्रॉन बीम इजीली पास हो सके। टिश्यू सेक्शनिंग करने के बाद उन सैंपल की फिक्सेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल। इसमें ग्लूटाल्डिहाइड एक केमिकल है जो वाइडली यूज़ किया जाता है सैंपल फिक्सेशन के लिए। सैंपल फिक्सेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वॉशिंग एंड स्टेनिंग का आता है। इसमें डिफरेंट काइंड्स के हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल लेड, ओस्मियम, गोल्ड, ईटीसी। वॉशिंग करने के बाद उसकी डिहाइड्रेशन की जाती है। एथेनॉल, मेथनॉल, इनकी कंसंट्रेशन को जब हम ज़्यादा कर देते हैं तो उस सैंपल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर रिमूव किया जाता है। यहाँ पे यही डिहाइड्रेशन का स्टेप सेम टेक्निक पे भी हमने डिस्कस किया था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसमें भी हमने देखा था कि उनकी एट द एंड सैंपल की डिहाइड्रेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ अल्कोहल और लाइक एथेनॉल, मेथनॉल। तो डिहाइड्रेशन करने से क्या होता है कि हमारे पास सैंपल लाइव नहीं रहता। मीन्स टू से जब उसकी स्टेनिंग कर दी है, उसकी डिहाइड्रेशन ही हो गई है, तो वो लाइव सेल नहीं रहेगा बल्कि वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि सैम और टैम दोनों टेक्निक्स में हम कभी भी लाइव सेल की विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ड्यू टू डिहाइड्रेशन द सेल विल नॉट बी लाइव, रेदर इट दे विल बी डेड। ठीक है, वो लाइव नहीं रहेंगे बल्कि उनकी डेथ हो जाएगी। और क्योंकि हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और साथ में हम हैवी मेटल्स भी यूज़ कर रहे हैं स्टेनिंग के लिए, तो वो सेल विजुअलाइज जो हम करेंगे वो डेड सेल होगा, वो लाइव नहीं रहेगा। यहाँ तक सैम्पल प्रिपरेशन का ये मेथड था जिसमें हमने 4 मेथड उनके डिस्कस किए, 4 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। टेम टेक्निक की अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की मशीन होती है, ये ऊपर से इसकी बॉडी होती है। ये बॉडी टेम टेक्निक की एक कंप्यूटर से अटैच होती है जहाँ पे हमें टेम टेक्निक की इमेज मिलती है। इमेज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स की कुछ ली गई हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे जो कोरोना वायरस है, सार्स है, उसकी इमेजेस आपके सामने यहाँ टेम टेक्निक के ज़रिए जो ली गई हैं वो दिखाई गई हैं। अगर हम इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन को प्रॉपरली डिस्कस करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं
कि इनकी जो स्टार्टिंग में होता है ये हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टेम्प टेक्निक की इंस्ट्रूमेंटेशन में। हाई वोल्टेज के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ये इलेक्ट्रॉन गन जब हाई वोल्टेज देते हैं उससे हीट मिलती है इलेक्ट्रॉन गन को, और जब इलेक्ट्रॉन गन हीट अप हो जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इमिट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जब टंगस्टन वायर यूज़ की जाती है, उसको हीट किया जाता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है या वोल्टेज दी जाती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे टंगस्टन वायर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन गन भी इलेक्ट्रॉन इमिट करती है जब इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पे ये कंडेंसर लगे होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडेंसर लेंस है और ये सेकंड कंडेंसर लेंस है। ये कंडेंसर लेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करते हैं एक स्पेसिफिक पाथ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिमन होल्डर यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम सैंपल को प्लेस करते हैं। ये इस जगह पे हमारा जो एम है यहाँ पे वो यही होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डायरेक्ट सैंपल के ऊपर फॉल करे। ठीक है, तो डायरेक्ट सैंपल के ऊपर उनको फॉल करवाने के लिए कंडेंसर लेंस यूज़ किए जाते हैं, ताकि स्पेसिमन या सैंपल के ऊपर उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। पूरी मशीन में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वो वैक्यूम क्रिएट इसलिए किया जाता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो एयर या डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरह के गैस मॉलिक्यूल के साथ उसका इंटरेक्शन ना हो, बजाय इसके कि वो किसी भी एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे। इसलिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्ट सैंपल के ऊपर फॉल हो और उसके साथ इंटरेक्शन करे। यहाँ से जब सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल होती है तो उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, और वो जो स्कैटर्ड और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे नीचे फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे फॉल करते हैं, और यहाँ से कैमरा भी अटैच होता है, और वो कैमरा फिर यहाँ से आगे कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उसके साथ कैमरा है, और उसके बाद ये इसकी अटैचमेंट एक स्क्रीन के साथ है, कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ है, जहाँ से हमें उसकी इमेज मिलती है टेम्प टेक्निक की। उसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सैंपल यहाँ पे प्लेस होता है, और ये हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये कंडेंसर लेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम वो इलेक्ट्रॉन बीम है जो स्कैटर्ड हो चुकी है सैंपल से। ठीक है, और अब यही इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल होगी, और हमें यहाँ पे इसके साथ जो लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच होगा उसकी स्क्रीन के ऊपर इमेज मिलेगी। अगर इसी पूरे प्रोसेस को, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को रे डायग्राम की फॉर्म में देखें तो आपके पास ये शो हो रहा है। यहाँ से ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रॉन गन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ से कंडेंसर लेंस से पास होगी तो कंडेंसर लेंस उसको क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, और कंडेंस होती होती वो इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास सैंपल के ऊपर फॉल हो रही है। ये हमारे पास सैंपल है जिसको हम प्रिपरेशन का मेथड हम ऊपर 4 स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल होगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, बैक चले जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास स्कैटर्ड होके डाउन आ जाएंगे। यहाँ से फिर वो ऑब्जेक्टिव अपर्चर पे फॉल होंगे, और वहाँ से होते हुए इंटरमीडिएट लेंस के ऊपर फॉल होंगे, और फिर प्रोजेक्टर लेंस से गुजरते हुए फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। वहाँ से फ्लोरेसेंट स्क्रीन से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ जो अटैच्ड कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वहाँ पे उनकी इमेज शो होगी। स्कैटरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जब स्कैटर होते हैं तो वो किन के साथ कोलाइड करते हैं, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपके सामने ये डायग्राम शो की गई है। यहाँ पे हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से आ रही है, सैंपल के ऊपर फॉल होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, कुछ स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्कैटरिंग कैसे होगी, स्कैटरिंग दो तरह की होती है।
एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग और एक इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी स्कैटरिंग होती है जिसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और जबकि इन इलास्टिक स्कैटरिंग वो स्कैटरिंग होती है जिसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बीम का। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये एक एटम है, क्योंकि हम मोलिकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं सैंपल की, तो मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने हैं, डिफरेंट उसमें मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये हमने एक ले लिया कि एक एटम है सैंपल के अंदर, तो यहाँ पे न्यूक्लियस उसके सेंटर में है और उसके ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो इलेक्ट्रॉन सैंपल से होके इलेक्ट्रॉन गन से आ रही है और सैंपल के ऊपर फॉल होने लगी है। ये जो एटम है ये सैंपल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गन के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ या न्यूक्लियस के पास से स्कैटर्ड हो जाते हैं और तो उनकी एनर्जी में, उनकी वेलोसिटी में एज सच चेंज नहीं आता और ना ही उनकी एनर्जी कम होती है, तो इस तरह की स्कैटरिंग को इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस बहुत कम हुआ है। चूँकि न्यूक्लियस न्यूट्रल भी होता है और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा नहीं होती, ना ही वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं जब वो न्यूक्लियस के पास से स्कैटर्ड होंगे या न्यूक्लियस के साथ स्कैटर्ड होंगे तो उनकी एनर्जी में ज़्यादा लॉस नहीं आएगा। तो इस तरह की स्कैटरिंग को इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग आती है। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है? ये एक ऐसी स्कैटरिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं वो न्यूक्लियस से टकराने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। जब उन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगी, स्कैटरिंग होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं जब इसके साथ टकराएंगे तो ये अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकी एनर्जी में बहुत हद तक लॉस होगा। तो इनकी एनर्जी या इनकी वेलोसिटी या इनका मोमेंटम काफ़ी हद तक कम हुआ। तो इस तरह के एनर्जी लॉस को इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग की समझ आ गई है। यही स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके इमेज बनाते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमें लाइट इमेज मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर कब फॉल होंगे? जब उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा हुई है, ठीक, ज़्यादा नहीं हुई, यानी कि वो ट्रांसमिट हो गए हैं सैंपल की सरफेस से। आम अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सैंपल है, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, यहाँ से इसके साथ इनका कुलियन हुआ, कुलियन होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गए, स्कैटर्ड नहीं हुए। ये ट्रांसमिटेंस शो की गई है, जबकि स्कैटरिंग ऐसे होती है, मतलब कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आई, उसके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ सैंपल के साथ और वो स्कैटर्ड हो गई, ठीक है, मीन्स टू से स्कैटर्ड हो गई, उनकी एनर्जी कम होगी, वो सैंपल में से ट्रांसमिट हो ही नहीं सके, ना ही सैंपल में से क्रॉस कर सके। तो जब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये नीचे फ्लोरेसेंट ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे आएंगे, फॉल होंगे, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है, यानी कि वो सैंपल में से ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्रॉस होके स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं, तो ये लेस स्कैटरिंग हुई और यहाँ पे इस जगह पे हमें लाइट इमेज मिलेगी। जबकि दूसरी केस में अगर स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, इस तरह का केस मिल रहा है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, सैंपल के ऊपर फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होने की वजह से इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो स्कैटरिंग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बीम वापस चली गई, वो सैंपल में से फॉल नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें इस जगह पे डार्क इमेज मिलेगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच सका, ठीक है। तो लाइट इमेज कब मिलती है? जब मोर इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल होते हैं,
और ये कब होता है, जब स्कैटरिंग बहुत कम होती है। और डार्क इमेज हमें तब मिलती है जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचता। जब और ये क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम पहुँचेंगे, तो वहाँ पे हमें डार्क इमेज मिलेगी। आई होप कि आपको लाइट और डार्क इमेज की समझ आ गई है कि हमें टेम टेक्निक में क्यों नज़र आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेम टेक्निक को, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही क्यों कहा जाता है। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आ रही है वो सैंपल के साथ कोलाइड करेगी और कोलाइड करने के बाद वो इसमें से ट्रांसमिट होकर नीचे ये लाइट इमेज क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन हो रही है थ्रू सैंपल, ठीक है। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नोन एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और यहाँ पे जितना सैंपल ज़्यादा थिन होगा, उसकी जो स्लाइस है, उसकी जो लेयर है वो जितनी थिन होगी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे और ज़्यादा ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर फॉल होके लाइट इमेज बनाएंगे। तो जो हमने उसका पहला सैंपल प्रिपरेशन का पहला स्टेप देखा था टिश्यू सेक्शनिंग, उसमें भी हमने यही बात की थी कि टिश्यू सेक्शनिंग में क्या होता है कि हमने सैंपल को थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट करना होता है, ताकि विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोट्रॉन, ये एक डिवाइस है जो कि उसकी थिनिंग के लिए यूज़ होती है सैंपल की, और इस डिवाइस के ज़रिए उसकी थिकनेस जो है सैंपल की वो 100 नैनोमीटर तक की जाती है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसमिट हो जाएं या पास हो जाएं। यहाँ तक आपके सामने इंस्ट्रूमेंटेशन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया टेम टेक्निक का। इसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि टेम टेक्निक को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंसर रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है टेम टेक्निक को। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए, मोलिकुलर लेवल पे विजुअलाइजेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट अदर फील्ड्स लाइक सेमीकंडक्टर रिसर्च में या पैलेंटोलॉजी में इसको टेम टेक्निक को यूज़ किया जाता है मार्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए। इसकी कुछ एप्लीकेशंस के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इस टेम मशीन में, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने बात डिस्कस की कि वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम का एयर के पार्टिकल्स या एयर गैस मोलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन ना हो। तो इस तरह की मशीनरी एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। दूसरा ये कि इसको यूज़ करने के लिए, इसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मीन्स टू से कोई नॉर्मल बंदा जिसको इस टेक्निक का नहीं आइडिया, वो इस मशीन को रन नहीं करवा सकता, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज या वोल्टेज कितना प्रोवाइड करना है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें एक तो यह है कि इसमें इस मशीन को रन करवाने के लिए एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डाटा एनालिसिस अगर आप मशीन रन करवा भी लेते हो तो वहाँ से जो इमेज मिलती है, आप उस इमेज को कैसे इंटरप्रेट कर सकोगे। तो डाटा एनालिसिस के लिए भी आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने सैंपल प्रिपरेशन के मेथड की भी बात की थी। तो यहाँ पे जो सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्टेनिंग कैसे करनी है, कितनी अल्कोहल कितनी ऐड करनी है डिहाइड्रेशन के लिए, आप सिंपल कंसनट्रेटेड अल्कोहल ऐड करेंगे या डाइल्यूट करें, कितने परसेंट या कितने ग्राम आपका सैंपल होना चाहिए, उसकी सेक्शनिंग कैसे करनी है, अल्ट्रा माइक्रोटॉम को कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, और इनके लिए एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट दी एंड हमने ये बात की थी भी, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और वैक्यूम को ज़्यादा देर तक मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि टेम टेक्निक की हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस को, इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, और इस लिमिटेशंस को ओवरकम भी कर रही हैं, क्योंकि इसे में हायर रेजोल्यूशन की इमेज मिलती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। तो सेम एंड टेम टेक्निक्स, इन दोनों में हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं, जिससे हमें हायर रेजोल्यूशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मिलती है। तो डैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।